चलिए तो आज देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी देखते हैं। तो देखिए पर्यावरण एवं सतत विकास फर्स्ट जो है चैप्टर। तो इसमें देखिए पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरो से हुई है, जिसका अर्थ होता है घेरना या घेराव। ठीक है, और उन्हीं की कुछ विशेष नए हैं, इसको छोड़ा जाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये आपको देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है। यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। पर्यावरण संरक्षण कब आया? 1986 आया। फिर देखिए पर्यावरण में एक भौतिक और जैविक संकल्पना है और कुछ विशेष न है इसमें भी। देखिए इसमें पर्यावरण के प्रकार में दो है, जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत देखिए भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु मिलाकर ही प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और इसके अंतर्गत ही देखिए स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल को समाहित किया गया है। ये प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। मानव निर्मित पर्यावरण की बात करिए तो जिसमें देखिए फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यापार संकुलन और औद्योगिक संकुलन और परिवहन संकुलन आदि इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब आइए पर्यावरण के घटक की बात करिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है भौतिक या अजैविक घटक की बात करिए तो इसके अंतर्गत देखिए स्थल, वायु, जल, ये आ जाएगा आपका भौतिक या अजैविक में। जैविक की बात करिए तो इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु और सूक्ष्म जीवों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपका हो गया जैविक। ऊर्जा संघटक की बात करिए तो इसके अंतर्गत देखिए सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया गया है। अब आइए वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करिए। देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरण की स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक देखिए एक जो है ये एक द्विवर्षीय सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 से देखिए येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें देखिए ये तो 2022 वाला है, इसको छोड़ देते हैं। आइए पृथ्वी सम्मेलन, देखिए ये यहाँ क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी सम्मेलन जो है, पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में 72 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ही देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो, और कहाँ? ब्राजील में हुआ। और यह देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। और रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उपलब्धि भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एजेंडा 21 समझौता है ये, और एजेंडा 21 देखिए पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। अब आइए देखिए पृथ्वी सम्मेलन जैसे रियो 5 1997 न्यूयॉर्क में हुआ, रियो 10 2002 जोहान्सबर्ग में, और रियो 20 2012 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा हुआ है कई बार कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम जैसे एनजीटी, जिसको आप हिंदी में कहिएगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, की स्थापना भारत सरकार 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। तो एनजीटी का गठन कब किया गया? 18 अक्टूबर 2010 को की गई। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 स्टॉकहोम के निर्णयों के क्रियान्वित करने के लिए ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब आइए देखिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान का अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया है। ये क्वेश्चन भी देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण
पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इको मार्ग और 1991 से प्रारंभ प्रमाण पत्र दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा इको मार्ग किसको दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। फिर देखिए पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। आइए फिर देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21, ध्यान दिया जाए यहाँ देखिए आप अनुच्छेद 21 जो कि निजता का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार, आपको अपने मनपसंद का शादी करने का अधिकार, यहाँ देखिए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का भी अधिकार है और जो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम द्वारा देश में देखिए एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT जिसको कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को की गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर देखिए आगे जैसे विभिन्न संगठन और संस्थान की बात करिए, जैसे UNEP से क्वेश्चन भी बनता है। इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी है, केन्या में है ये। आइए फिर देखिए पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान नीरी की बात करिए तो नीरी देखिए नीरी ये जो है आपका पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नीरी में है। और नीरी ये जो है इसका स्थापना कब किया गया? स्थापना देखिए 1958 को, ठीक है 1958 को नीरी की स्थापना किया गया और नागपुर में। और इसकी जो है मुख्य उद्देश्य देखिए नीरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान और औद्योगिक प्रदूषण संबंधित बीमारियों की रोकथाम है। यह देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। तो ये आपका था UNEP और नीरी। अब देखिए पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण की बात करिए तो इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकार है। कुछ विशेष नहीं है, इसको छोड़ते हैं। आइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO है। यानी देखिए अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 17 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। और इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना है, ठीक है। आइए अब देखिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की बात करिए तो देखिए इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी संघीय एजेंसी है। फिर देखिए गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड में स्थित है। अब आइए देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इसकी स्थापना 1972 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। आइए अब देखिए पर्यावरण मानव पर्यावरणीय संबंधी अवधारणा की बात करिए तो देखिए नियतिवाद अवधारणा कल भी था क्वेश्चन, तो ये रेटजेल ने दिया नियतिवादी जो है रेटजेल ने। और इसमें देखिए यही कहता है कि मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना गया है और प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। और इसका समर्थक था हम्बोल्ट और कार्ल रीटर। वहीं देखिए संभववादी अवधारणा की बात करिए तो विडाल डी ब्लॉक्स यानी नियति अवधारणा का आलोचक रहे। और फिर देखिए इसमें कहा गया है संभववादी में कि मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना गया है, यानी कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम देखिए प्रयोग जो है एल बेफ्रे ने किया। नवनियतिवाद की बात करिए तो ये टेलर ने दिया और इसी को नवनियतिवाद को ही क्या कहते हैं? रुको और जाओ, ठीक है। और हम प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं इसमें नवनियतिवाद में। और इसमें कहता है कि वस्तुतः टिकाऊ या सतत विकास नवनियतिवाद अवधारणाओं से ही संबंध रखता है। वहीं देखिए सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा की बात करिए तो इसका जो जनक है कार्ल ओ सावर थे। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग वही क्वेश्चन देख रहे हैं रिवीजन के तौर पे।
और इसलिए एक ही बार पढ़ते हैं क्योंकि फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। आइए अब देखिए पारिस्थितिकी अवधारणा की बात करिए तो देखिए इसमें यही कहा गया है कि पर्यावरण के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल देता है। इसके अनुसार मनुष्य एवं प्रकृति एक दूसरे के साथ सामंजस्य या अवलंबन का संबंध होना चाहिए। अब देखिए इसमें यही कहा गया है कि इसके संसाधन सीमित हैं और अतः इन संसाधनों का उपयोग उचित तरीकों एवं विवेकपूर्ण होनी चाहिए, यानी पारिस्थितिकी अवधारणा में। वहीं देखिए अमेरिका का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मिस सैम्पल्स के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। वहीं सतत विकास की बात करिए तो फिर देखिए सतत विकास विश्व संरक्षण रणनीति में किया गया है, यानी सतत विकास वह विकास है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन बना है कि जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों यानी आने वाली जो पीढ़ी है के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं को समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी आवश्यकताओं को पूरी किया जाता है। और पर्यावरण सुरक्षा के माध्यम से वंशीय संतुलन बनाए रखना और निर्वहन और सतत विकास है। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा सतत विकास के मैत्रीपूर्ण समर्थन व्यक्त किया। फिर वहीं देखिए 2012 में रियो 20 सम्मेलन की घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर दी वांट था। सतत विकास या अस्थायी विकास के अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रायन लैंड है। कल भी देखे थे हम लोग 1987 में थे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करिए तो जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान जो है इम्फाल मणिपुर में है और सतत विकास के 4 मानक हैं। अंतरपीढ़ीगत समानता, अंतरपीढ़ी कुछ विशेष नहीं है। देखिए सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का स्रोत है। आइए अब देखिए सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक जो है 2014 से 2023 संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है, सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक। आइए यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दिवस जो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस को हम विश्व जलमग्नता दिवस भी कहिएगा, क्योंकि देखिए 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ था जो आर्द्र भूमि लेकर के था, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करिए 28 फरवरी है। विश्व वन्यजीव दिवस की बात करिए 3 मार्च है। विश्व वानिकी दिवस की बात करिए 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल है। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई है। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है। विश्व महासागर दिवस 8 जून है। फिर देखिए मरुस्थलीय एवं अनावृष्टि रोकथाम हेतु 17 जून है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है आपका 28 जुलाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस की बात करिए 16 सितंबर। फिर देखिए विश्व प्राकृतिक आवास 3 अक्टूबर है। विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर है। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर है। और राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह जो है 19 अक्टूबर से 18। राष्ट्रीय पक्षी दिवस देखिए 12 नवंबर है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर है। वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह को मनाते हैं। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है जाएगा आपका आर्द्र भूमि, ठीक है, 2 फरवरी। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। फिर देखिए विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व महासागर 8 जून। विश्व प्राकृतिक संरक्षण 28 जुलाई। फिर देखिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। फिर देखिए विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण संरक्षण है 28 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर और कंप्यूटर साक्षात्कार दिवस भी 2 दिसंबर को है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट द ब्रॉन्टले सतत विकास
की आधुनिक अवधारणा प्राप्त की गई। वहीं देखिए रियो डी जेनेरियो में जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, वहीं जो है कि सतत विकास के लिए प्राप्ति के लिए एक बनाई गई योजना एजेंडा 21 था। आगे बढ़िए, अब देखिए द फ्यूचर वी वांट रियो 20 सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज है। वहीं देखिए प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया। प्रथम जो है विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कल ये भी क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए देखिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने करी। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक देखिएगा मसानोबु फुकुओका है, जापान का लग रहा है ये। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय 23 मार्च 1950 को लागू किया गया और जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है, आइए अब देखिए पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की बात करिए। तो देखिए इकोलॉजी है ना, नहीं देखिए सर्वप्रथम ठीक है, ओनकोलॉजी, यही आगे चलकर जो है ना इकोलॉजी कहा जाने लगा। और सबसे पहले अर्नेस्ट हेकेल ने, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो है अर्नेस्ट हेकेल ने, ठीक है, और कब 1866 में। फिर देखिए पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जो है अर्नेस्ट हेकेल को ही जाता है, प्राप्त है। अब आइए देखिए, अगर यदि कहे पारिस्थितिकी तंत्र का बात कहे तो वो सिर्फ क्या था आपका, इकोलॉजी था, ठीक है, और यहाँ क्या है पारिस्थितिकी तंत्र है। ये अगर दी कहे तो 1935 में आर्थर टॉम्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का गढ़ा। फिर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की आधारभूत क्रियात्मक इकाई है। अब आइए देखिए, वस्तुतः पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है, खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें देखिए निरंतर ऊर्जा एवं तथा पदार्थ का संचयन तथा बहिर्गमन होता है, इनपुट और आउटपुट होता है। पृथ्वी के देखिए लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व का सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। पारिस्थितिकी यानी जलीय, महासागर जो कल था महासागर है ना। अब देखिए जैव मंडल की बात करिए तो मिट्टी, सेल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है, और जो कि पृथ्वी के चतुर्थिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है, जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जैव मंडल। और ये भी एक देखिए क्या है, एक खुला तंत्र है। फिर आइए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, जैसे 2 घटक हैं, इस यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के जैवीय घटक भी 3 हैं, उसमें था जैवीय और अजीवीय, यहाँ क्या है 3 है। जैसे उत्पादक, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के जैवीय घटक 3 है, उत्पादक हो गया। इस देखिए इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं, उत्पादक, और हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, ठीक है। और इनका कार्य जो है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन और ऊर्जा का संचयन करना है, यानी उत्पादक का। वहीं उपभोक्ता की बात करिए तो इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों खाकर प्राप्त करते हैं, उसको उपभोक्ता। जैसे हम लोग क्या है, उपभोक्ता ही है। मनुष्य हालांकि प्रथम और द्वितीय दोनों में लिया जाता है, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक को ग्रहण करने वाले जीवधारी को शाकाहारी, इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारी को मांसाहारी कहते हैं। हरे पौधे को देखिए प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। उत्पादक देखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, उत्पादक जो है जैविक एवं अजैविक संगठनों के बिचौलिया का कार्य करता है उत्पादक। अब देखिए प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता या देखिए उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता की बात करिए तो इसमें जो है कि इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादों और हरे पौधों को अपना भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, और ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं।
जैसे देखिए गाय, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, चूहा, ये सब क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, चूहा। द्वितीय उपभोक्ता की बात करिए तो इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों तथा प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? मांसाहारी होगा। लोमड़ी, भेड़िया, बाघ। लोमड़ी, भेड़िया, बाघ द्वितीय उपभोक्ता है। वहीं तृतीय उपभोक्ता की बात करिए तो ये वे मांसाहारी होते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया आपका सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध, शेर, सब बाघ को खाता है, भालू। ठीक है, तो देखिएगा सांप जो है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, चिड़िया भी तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, बाज है तृतीय श्रेणी, गिद्ध, शेर, भालू। और मनुष्य जो है सर्वभक्षी के उदाहरण के रूप में मनुष्य होगा। अपघटनकर्ता की बात करिए तो जो कि देखिए, अब अगर यदि अपघटनकर्ता नहीं रहता, सब कुछ ऐसे रह जाता है, जो मरता सब इसी तरह रह जाता, गलता सड़ता ही नहीं। तो अपघटन का काफी कार्य है। जैसे देखिए अपघटनकर्ता में वे जीविया घटक होते हैं, उत्पादक उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर अपघटन करते हैं और इसके फलस्वरूप देखिए जटिल कार्बनिक टूटकर नाइट्रोजन, CO2 और लवण, फास्फोरस, कैल्शियम आदि तत्वों में विघटित हो जाते हैं। अपघटनकर्ता के अंतर्गत देखिए मृतपोजीवी, कवक और जीवाणु आते हैं। इंपॉर्टेंट है ये कि अपघटनकर्ता में कौन कौन आएगा? कवक और जीवाणु आएगा। कवक और जीवाणु आते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधे और जंतुओं को अपघटक करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं, इसलिए इन्हें देखिए प्रकृति का मेहतर नहीं मतलब सफाई कर्मी कहा जाता है। किसको? अपघटककर्ता, कवक और जीवाणु को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए अजैवीय घटक में जिसके अंतर्गत देखिए निर्जीव वातावरण आता है। जैसे आपका अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक। अकार्बनिक घटक की बात करिए तो इसके अंतर्गत के मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब जो है अकार्बनिक घटक है। कार्बनिक घटक के अंतर्गत देखिए मृत पौधों और जंतुओं कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनके अपघटक द्वारा उत्पादित यूरिया या ह्यूमस आदि आते हैं। और देखिए अपघटन की क्रियाओं में मृतभोजी कवक और जीवाणु द्वारा होता है। अब आइए भौतिक घटक की बात करिए। भौतिक घटक की बात करिए तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत आदि आते हैं भौतिक में। आप देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, तो इसमें देखिए क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला में विभिन्न जीवधारियों का ऐसा नहीं कि जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा क्या होता है? प्रवाह होता है। और जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है और तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर अगले पोषण स्तर में हस्तांतरित होता है। और इसी को पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। चलिए अब देखिए जैसे कि प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे, द्वितीय तृतीय श्रेणी उपभोक्ताओं, अपघटनकर्ता, जीवाणु और कवक आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। समुद्री वातावरण में देखिए मुख्य प्राथमिक उत्पाद जो है फाइटोप्लैंक्टन होता है। खाद्य श्रृंखला में मानव जो है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। आइए अब देखिए कि अपघटन खाद्य श्रृंखला में उथले समुद्र के जीवों के समुदाय को संपूर्ण ऊर्जा लगभग 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं से ही प्रभावित होता है। खाद्य जाल की बात करिए तो देखिए प्रकृति में खाद्य जाल एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है, जिसे इस प्रकार के अनेक खाद्य श्रृंखलाओं पारस्परिक संबंध को ही खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रभावित होते हैं। अब देखिए जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन, जिसको ppm से मापते हैं।
फिर देखिए अनवीकरणीय प्रदूषकों से अभिप्रिय ऐसे पदार्थ हैं, देखिएगा, जो कि जीवधारियों के भीतर उपापचयी नहीं हो पाते हैं, जैसे डीडीटी था ना, डीडीटी छिड़काव किया जाता था, क्लोरोनेट हाइड्रोकार्बन आदि है, ये हो जाएगा अनवीकरणीय प्रदूषक। ठीक है। वहीं देखिए जैव आवर्धक की बात करिए तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे इसमें आ जाएगा आपका BHC, DDT, 2,4-D, और इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्चतम उपभोक्ताओं का अधिकतम हो जाती है। अब देखिए कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, अतः ये मनुष्य में जंतुओं वसा उत्तक में संचित होते हैं। श्वसन क्रिया में वसा कुछ विशेष नहीं है, इसमें देखिए प्रवेश करके विषैला प्रभाव दिखाते हैं और जिससे कैंसर तक हो जाते हैं। इसी को देखते हुए देखिए कृषि में DDT, BHC और 2,4-D और मेलाथियान आदि का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। DDT देखिए, DDT जैसे प्रदूषक जैव और नवीकरणीय होते हैं, यानी कि फिर देखिए DDT कैसा रसायन है जो कि जैविक रूप में नष्ट नहीं किया जा सकता है। घास देखिएगा, घास स्थल पारितंत्र में सांप 1/3 उपभोक्ता है, अतः DDT का संद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। अब देखिए पारिस्थितिकी संतुलन का मूल कारण वनो उन्मूलन है। भारत में देखिए उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि पर यानी कि वन होनी चाहिए। अब देखिए ऊष्मागति के नियम की बात करिए। प्रथम नियम देखिए यही कहता है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट की जा सकती है, और यद्यपि इसको जो है एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा का प्रथम नियम हुआ, ऊष्मागति का प्रथम नियम हुआ। और देखिए दूसरा नियम यही कहता है कि इसके अनुसार ऊर्जा का रूपांतरण की क्रिया में से कुछ ऊर्जा रूपांतरण तंत्र में परिप्रेक्षित अवस्था में विस्तृत होता है, कुछ विशेष नहीं है। किसी भी देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम जो है कि स्रोत क्या है? सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण एक दिशीय होता है। लिंडेमान ने देखिए 10% का नियम दिया है। और फिर आइए अब घटक उपयुक्त सभी पोषण स्तरों में आहार ग्रहण करते हैं, कुछ विशेष नहीं है। अब देखिए यहाँ कि जीव भार एवं संचित ऊर्जा परस्पर एक संबंध होता है, और इस संबंध में चित्र दिखाया गया, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। हाँ, यहाँ देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम जो है चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था। पिरामिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए जीव संख्या पिरामिड की बात करिए तो ये देखिए जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है। ये पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के हो सकता है, जीव संख्या पिरामिड। वहीं जीव भार का पिरामिड की बात करिए तो देखिए इसमें जो है जीव भार का पिरामिड यानी कि इसमें सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वन एवं घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड सीधा बनेंगे। वन और घास जो है पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड सीधे बनेंगे। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार जो है जीव भार का पिरामिड उल्टे बनेंगे। फिर ऊर्जा देखिए संचित ऊर्जा का पिरामिड की बात करिए तो ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा पिरामिड कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैव भू रासायनिक चक्र की बात करिए तो इसमें देखिए प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों को जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार हैं, गैसीय है, एक अवसादी चक्र है। जल चक्र को देखिएगा, जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया। अब आइए पारिस्थितिकी संक्रमण देखिए तो अब इसकी अवधारणा सर्वप्रथम जो है जॉन डब्ल्यू वेनेट ने दिया पारिस्थितिकी संक्रमण का। और पारिस्थितिकी पदछाप की बात करिए तो देखिए इसमें क्या होता है? पारिस्थितिकी पदछाप की पारिस्थितिकी घटकों में वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। अब देखिए पारिस्थितिकीय
पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। पारिस्थितिकी पदछाप के अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन किया जाता है। आइए अब विविध में देखिए, हम विविध में क्या है, यूकोलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। वहीं देखिए अर्निस्ट नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। किसने? अर्निस्ट नेस ने। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पारिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना ग्रिनेल ने प्रतिपादित किया। वहीं देखिए स्थिर जल के आवास प्लेंटियस आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि। ये भी क्वेश्चन देखिए उस दिन था। दो भिन्न समुदाय के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहलाता है। देखिएगा परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम इस प्रकार है, जैसे पहले मैग्रो होगा, फिर घास स्थल, तब झील, तब महासागर। इको मार्क की बात करिए, देखिए उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वर्ष 1962 में देखिए प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रेचल कार्सन है, जो अमेरिकी जीव विज्ञानी थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने स्टार्ट किया? ऑस्ट्रेलिया ने। पालाची माडा का संबंध केरल से है। अब आइए तीसरा चैप्टर है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। तो देखिए किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली एवं पालतू जीव जंतुओं, पादपों, प्रजाति की बहुलता को ही जैव विविधता कहते हैं। अब आइए देखिए प्रारंभ में जैव विविधता शब्द अंग्रेजी शब्द बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम जो है रैमंड एफ दासमैन ने किया। बाद में जो है जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी भाषा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीरोसन ने किया। फिर देखिए रियो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने देखिए 2011 से 2020 तक दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया। उस दिन भी था ये क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का मानसूनी प्रदेश प्रजाति विविधता दृष्टि समृद्ध है। हिमादीक्षित एवं मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल है। 22 मई को देखिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है इसी में है विश्व में विशाल विविधता वाले देशों में भारत का स्थान 8वां है, वहीं एशिया में चौथा है। और भारत में देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पाया जा रहा है? पश्चिमी घाट। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जैव विविधता का मापन की बात करिए तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, अल्फा बीटा इस तरह लिया है। आइए जैव विविधता प्रवणता की बात करिए तो देखिए जैव विविधता प्रवणता उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। सर्वाधिक जैव विविधता देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। और इस क्षेत्र का विस्तार देखिए 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अगर यदि आप ध्रुव से जो है जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता समान अधिक होती है। अब देखिए केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। इसी घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान देखिए कल भी था आपका क्वेश्चन, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। 2030 तक भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करिए तो देखिए हॉटस्पॉट्स ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों का अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही
इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ हो, तभी आप उसको हॉटस्पॉट्स कह सकते हैं। हॉटस्पॉट्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखिए ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है, वर्ष 1988 में किया। कल ट्रिक भी इसमें हम लोग लगाए थे कि आपसे अगर दी हॉटस्पॉट कोई मांगे तो आप क्या हो जाते हैं, मायर्स मतलब मायूस हो जाते हैं। अब देखिए विश्व में चिन्हित कुल जो है 36 हॉटस्पॉट्स है, ये भी कल हुआ था। तो 36 हॉटस्पॉट्स क्षेत्र हैं, जिसमें से भारत 4 है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने हैं, 4। भारत में कितने हैं, 4। भारत में 4 भारत में स्थित हैं। जो 4 देखिए है इस प्रकार है। हिमालय क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। भारत बर्मा क्षेत्र, तीसरा आपका है पश्चिमी घाट, चौथा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसको आप सुंडालैंड का हिस्सा भी कहते हैं। तो पूरे विश्व में 36 है, भारत में 4 है। हिमालयन क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसको आप शॉर्ट में कहिए सुंडालैंड का हिस्सा। फिर देखिए विश्व के कुल देखिए 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र का विस्तार विश्व के लगभग 2.3% क्षेत्रफल है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स को जातीय बहुयात और स्थानिक और आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। भारत में देखिए सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट है, जो कि विश्व में 8वां स्थान रखती है। फिर देखिए संसार में हॉटस्पॉट्स अंतर्गत विद्यमान वैश्विक जैव विविधता का 16.86% जैव विविधता का भारत धारण करता है। आइए देखिए अब भारत के विभिन्न जैव विविधता वाले क्षेत्र की बात करिए तो इसमें 3 वर्गों में है। हॉटस्पॉट क्षेत्र जो हिमालय, भारत बर्मा और पश्चिमी घाट सुंडालैंड है। आइए फिर देखिए इस दिन ये भी था, जैव भौगोलिक क्षेत्र को 10 भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन भी था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में है और 2003 में इसे बनाया गया। फिर देखिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र को वनस्पति की केवल अल्पाइन प्रजातियां पाई जाती है, जबकि जंतुओं में हिम लेपर्ड पाया जाता है। और हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु की बात करिए तो हिम लेपर्ड और भूरे भालू हैं। हिमालय क्षेत्र में नमदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है जो पाए जाने वाले नमदफा में उड़ने वाली गिलहरी है। अब आइए देखिए मरुस्थलीय, थोड़ा सा पीछे, अब देखिए मरुस्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाला ब्लैक बग संकटग्रस्त प्रजाति में है। पश्चिमी घाट भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है और फ्लाइंग गिलहरी, लायन टेल्ड मकाक इस क्षेत्र की विशिष्ट स्थानिक प्रजाति है। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए 2 समितियों का गठन किया गया। 2011 में माधव गाडगिल समिति है और 2013 में के कस्तूरीरंगन कमेटी है। काफी जो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर देखिए पश्चिमी घाट में सरकार द्वारा घोषित कई संरक्षित क्षेत्र हैं, इनमें से जैव आरक्षित क्षेत्र जो कि 13 राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिमी घाट जैविक हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है। फिर देखिए पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा जो है आरक्षित वन है। जैव विविधता का महत्व देखिए क्या है, क्या इससे फायदा है। जैव विविधता पर्यावरण तथा मानव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए खाद्य पदार्थ जैसे ड्रग्स, दवाइयाँ, सुंदरतात्मक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण साथ साथ पारिस्थितिकी दृष्टि से भी लाभदायक है। जैव विविधता जैसे जैव विविधता देखिए मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम करता है, पुनः चक्रण, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व पर आधार बनी हुई है। ये सारा फायदा है जैव विविधता का। अतः देखिए जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। दर्द निवारक दवा देखिए मॉर्फिन एवं कैंसर उपचार की दवा टैक्सोल का निर्माण भी पादपों से होता है, प्लांट से होता है, पौधा से होता है। और कई एंटीबायोटिक्स दवाओं का भी निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन विषुवतीय रेखीय प्रदेश सर्वाधिक औषधि पादप प्रजातियों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हो सकेगा करेंगे, जब होगा मन। फिर देखिए जैव विविधता का संरक्षण की बात करिए तो देखिए यहाँ आप क्या देखते हैं कि
कि जैव विविधता संरक्षण के 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक है स्वस्थानीय, एक है बाह्यस्थानीय। स्वस्थानीय की बात करिए तो देखिए जब जीव वनस्पति प्रजातियों को उनके जो है कि वास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। स्वस्थानीय खुद जैसे स्वस्थानीय में क्या क्या आएगा, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आग्रह है, फिर पवित्र उपवन है, ये सब जो है आपका स्वस्थानीय में आएगा। फिर देखिए बाह्य स्थानीय की बात करिए, जब जो है जीव या वनस्पति को दूसरे जगह से ला करके किसी स्थान पे उसको संरक्षण करते हैं, बाह्य स्थानीय। जैसे जीन बैंक उदाहरण, बीज बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र और वनस्पतिक उद्यान और चिड़ियाघर, एक्वेरियम, ये सब जो है बाह्य स्थानीय आएगा। यहीं अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करिए, अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करिए तो देखिए तो राज्य सरकार, देखिएगा ध्यान से यहां देखिएगा, राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति और जलीय महत्व को का हो उसे ही संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक है को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। यानी कि राज्य सरकार 1972 जो वन जीव संरक्षण अधिनियम, उसी के तहत किसी भी पारिस्थितिकी जीव जंतुओं को, वनस्पति, भू आकृति, जलीय महत्व को क्या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। और देखिए भारत में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता है। अब इसका नाम बदल गया है, जो है रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, और ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख हेमिस। और फिर देखिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करिए तो साउथ बटन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर देखिए गुजरात के कच्छ के रण में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, कच्छ के रण में। वहीं देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है कपिल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। फिर देखिए यहाँ क्या है कि इस पार्क में प्रमुख अति संकटग्रस्त संगाई जो डांसिंग हियर जिसको कहते हैं मणिपुरी हिरन रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। वहीं दाचीग्राम की बात करिए तो दाचीग्राम सेंचुरी जो कश्मीरी महामीर के लिए पाया जाता है, ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। जिम कॉर्बेट पार्क को रामगंगा पार्क से ही रामगंगा नदी बहती है और इन्हीं के नाम पे इनका रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। भारतीय देखिए पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी पक्षी मैन ऑफ इंडिया जो है कि सलीम अली को राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। देश में देखिए सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है 12 मध्य प्रदेश में है। वहीं गिर वन जो है गुजरात के एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है। काजीरंगा असम में है, जो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखिए सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करिए तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा है, जो लखीमपुर खीरी में 1968 में वन्यजीव अभयारण्य और 1970 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। भीतरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में है। और जो यहाँ मैग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती है। और यहाँ देखिए कछुए की 4 प्रजातियां, जैसे ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, फिर देखिए हैक्सविल कछुआ और लेदर बैक कछुआ पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है। ये काफी इंपॉर्टेंट था। आइए फिर देखिए राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है केवलादेव घना नेशनल पार्क पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव को। और यहाँ देखिए साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं।
और यहाँ देखिए 2 नदियाँ बाण सागर एवं गंभीरी प्रभावित होती है। कल जो देख रहे हैं ढेर सारा क्वेश्चन है यही इसमें। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करिए तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। 1 मार्च 2023 तक जो है भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है।